नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से। आज हम बीए पार्ट सेकंड में जो है वो इंटरव्यू का टॉपिक पढ़ेंगे। पीछे हमने प्रश्नावली तक इसमें टॉपिक पे बात की थी और आज हम पढ़ेंगे इंटरव्यू या साक्षात्कार। साक्षात्कार या इंटरव्यू क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों आयोजित किया जाता है, क्या उद्देश्य हैं उसके, क्या विशेषताएं हैं उसकी और क्या क्या दिक्कतें उसमें आती है और किस तरह की सूचनाएं हम उसमें प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज इसमें अध्ययन करेंगे। प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने की एक महत्वपूर्ण विधि है वो साक्षात्कार मानी गई है। अवलोकन प्रविधि द्वारा मनोवृत्तियों, भावनाओं, प्रवृत्तियों और उद्वेगों का अध्ययन होना संभव नहीं होता और साक्षात्कार प्रविधि के अंतर्गत इसमें आसानी से इनका अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें इकाई तथा शोधकर्ता के बीच प्रत्यक्ष आमने सामने के संबंध है वो पाए जाते हैं। इस आधार पर व्यक्तिगत मनोवृत्तियों का जब भी अध्ययन किया जाता है, क्रमबद्ध और गहन अध्ययन, तो वो साक्षात्कार प्रविधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साक्षात्कार का वर्ड है इंग्लिश में इंटरव्यू। इंटरव्यू शब्द प्रयोग करते हैं, इसमें इंटर का और व्यू दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ इंटर का अर्थ अंदर है, भीतर है और व्यू का अर्थ है देखना, यानी घटना के संबंध में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना ही साक्षात्कार कहलाता है। पीवी यंग ने सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति माना जाता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। यानी उसके आंतरिक जीवन में कल्पनात्मक रूप से वो जो अनजान व्यक्ति है वो प्रवेश करता है साक्षात्कार के माध्यम से। सी एम मोजर की परिभाषा आप देखें सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में, तो मोजर ने लिखा है कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता के बीच एक ऐसा वार्तालाप है जिसका उद्देश्य सूचनादाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। यानी एक वार्तालाप के माध्यम से जो निश्चित सूचनाएं प्राप्त की जाती है वो साक्षात्कार कहलाती है। सिन पाओ यंग ने लिखा है साक्षात्कार के लिए कि साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी विधि है जिससे एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों को देखने के लिए कथनों को लिखने और सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया शामिल होती है। इस प्रकार से साक्षात्कार जो है वो एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति कही गई है, मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में परिभाषित जिसको किया जा सकता है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर किसी विशिष्ट उद्देश्य के संदर्भ में आमने सामने की स्थिति में ये कहा गया कि जानकारी या उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं और उनके आधार पर जो करता है वो सूचनादाता के आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के आंतरिक जीवन का अध्ययन है वो करता है। साक्षात्कार की विशेषताएं इस आधार पर जो कही जा सकती है, इसमें कहा गया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति के बीच में नहीं बल्कि कम से कम दो और उससे ज़्यादा व्यक्ति हैं वो हो सकते हैं। आमने सामने के प्राथमिक संबंध स्थापित होते हैं साक्षात्कार के अंतर्गत, क्योंकि साक्षात्कार में एक आगे की
प्राथमिक संबंध है वो पाए जाते हैं आमने सामने के। ये प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष आमने सामने उपस्थित होकर या टेलीफोनिकली भी इसमें लिया जा सकता है। विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होते हैं, यानी जो बातचीत है वो निरर्थक नहीं होती, बल्कि किन्हीं विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रख करके सूचना इकट्ठी की जाती है। इसके माध्यम से जो तथ्य प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक प्रकार के होते हैं। प्राथमिक तथ्यों का संकलन इसमें किया जाता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है इसको कि इसके माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच में सामाजिक संबंध स्थापित करते हुए सूचना प्राप्त की जाती है। साथ ही मनोवैज्ञानिक इसलिए कहा गया है कि ये व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के आधार पर आयोजित की जाती है। मौखिक विधि कही जाती है क्योंकि मौखिक रूप से इसे आयोजित किया जाता है। पूछ पूछ करके सूचनाएं हैं वो प्राप्त की जाती है। अब हम देखेंगे कि साक्षात्कार के उद्देश्य क्या हैं। तो प्राकल्पनाओं का प्रमुख स्रोत है साक्षात्कार। महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं जब बनानी हो, आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के लिए ये कहा गया कि जो प्राकल्पना है वो साक्षात्कार के दौरान उत्पन्न होती है। साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता को विभिन्न व्यक्तियों की मनोवृत्तियों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है तथा संबंधित व्यक्ति के बारे में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त होते हैं। इस आधार पर व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्राकल्पनाएं हैं वो बनाई जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का स्रोत माना जाता है। आमने सामने के संबंधों द्वारा जब सूचनाएं प्राप्त करनी हो, साक्षात्कार के दौरान प्रत्यक्ष और आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं और इसमें जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है वो व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं, उद्वेगों और इनसे संबंधित होती है, मनोवृत्तियों से संबंधित होती है। उसका अवलोकन किया जा सकता है जो अन्य प्रविधि की सहायता से संभव नहीं होता है। तो जब भी ये कहा गया कि उसके बीच में आंतरिक भावनाओं, उद्वेगों और मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाने की आवश्यकता हो, तो उस स्थिति के अंदर साक्षात्कार आयोजित करना अवश्यभावी हो जाता है। साक्षात्कार में अवलोकन का भी फायदा मिलता है क्योंकि साक्षात्कार में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। मनोवृत्तियों का अध्ययन करने के साथ में परिस्थितियों का अवलोकन भी किया जा सकता है। अतः साक्षात्कार और अवलोकन दोनों प्रविधियों के लाभ इसमें प्राप्त आसानी से हो जाते हैं। तो इसके लिए साक्षात्कार दोनों प्रविधियों के लाभ प्राप्त करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। व्यक्तिगत आंतरिक सूचनाओं की जब प्राप्ति करना हो, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तथ्य एकत्रित करने हो, साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। अन्य प्रविधियों में व्यक्तिगत आंतरिक जीवन से संबंधित तथ्य प्राप्त करना संभव नहीं होता। जब भी गुणात्मक सूचनाओं का संकलन हम करते हैं तो साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, क्योंकि साक्षात्कार के माध्यम से ही गुणात्मक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अन्य प्रविधियों में संख्यात्मक सूचनाएं तो प्राप्त होती है लेकिन गुणात्मक सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए गुणात्मक प्रकृति की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। तो ये उद्देश्य है साक्षात्कार आयोजित करने के। साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं, एक आगे कि साक्षात्कार के उसकी प्रकृति के अनुरूप अनेक प्रकार हो सकते हैं। मुख्य 7 प्रकार कहे गए हैं। उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार का साक्षात्कार है वो बताया जाता है। उद्देश्य के आधार पर इसका विभाजन हम देखें तो निदानात्मक साक्षात्कार, जिस प्रकार से डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए रोगी से पूछताछ करता है, उसी प्रकार से सामाजिक समस्याओं का पता लगाने के लिए जब सूचनादाता से प्रश्न पूछकर पूछताछ की जाती है तो ये निदानात्मक साक्षात्कार कहलाता है। यानी उस घटना के बारे में कारणों का पता लगाना निदानात्मक साक्षात्कार की श्रेणी में आता है। दूसरा इसमें कहा गया कि विभिन्न सूचनादाता से संबंध में इसमें सुझाव एकत्रित करके इसका निदान या उपचारात्मक साक्षात्कार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दूसरा प्रकार इसका ये कहा गया कि उपचारात्मक साक्षात्कार है। उपचारात्मक साक्षात्कार के अंतर्गत
जब किसी समस्या को सुलझाने के संबंध में सुझाव एकत्रित किए जाते हैं तो वह उपचारात्मक साक्षात्कार के नाम से। तीसरा इसमें अनुसंधानात्मक साक्षात्कार है कि जब सामाजिक घटना या जीवन के बारे में नवीन खोज करनी हो तथा व्यक्तिगत भावनाओं मनोवृत्तियों के संबंध में नवीन जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह साक्षात्कार अनुसंधानात्मक साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। सूचनादाता की संख्या के आधार पर दो तरह के साक्षात्कार होते हैं। एक व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है जब एक सूचनादाता से साक्षात्कार किया जाता है और व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त की जाती है तो व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है। इस साक्षात्कार के क्या लाभ होते हैं? विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचनाएं प्राप्ति होती है। संवेदनशील सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कठिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनकी प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तथ्यों की जांच संभव होती है। गहन और आंतरिक सूचना है वो प्राप्त होती है। दिक्कतें क्या आती है? समय, श्रम, धन की अधिक लागत आती है। संपर्क में कठिनता होती है प्रत्येक सूचनादाता से और साक्षात्कारकर्ता द्वारा पक्षपात की संभावना रहती है क्योंकि अन्य लोग उसमें उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरा प्रकार इसका सामूहिक साक्षात्कार है जब एक से अधिक व्यक्तियों से एक साथ सूचनाएं प्राप्त की जाती है तो सामूहिक साक्षात्कार होता है। इसमें सभी व्यक्तियों के द्वारा बारी बारी से या एक नेता के द्वारा सभी व्यक्तियों की मौन स्वीकृति के आधार पर सूचनाएं हैं वो प्राप्त की जा सकती है। इसमें लाभ ये मिलता है कि अधिक और विस्तृत सूचनाएं शीघ्र ही प्राप्त की जा सकती है। समय, श्रम, धन की कम लागत आती है। प्रमाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती है क्योंकि दूसरे व्यक्ति के सामने जो सूचना दाता है वो गलत सूचनाएं नहीं दे पाता है और व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना इसमें कम होती है। दोष इसमें क्या दिक्कतें आती है कि गोपनीयता का अभाव, गुप्त सूचनाएं, गहन सूचनाएं प्राप्त करना, उसके उत्तर नहीं मिलते हैं। प्रश्नों को समझने में कठिनता आती है। सभी सूचनादाता एक प्रकृति के नहीं होते हैं। तीसरा साक्षात्कार का जो प्रकार रखा गया उसका आधार है अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। अल्पकालिक साक्षात्कार जो कम अवधि के लिए आयोजित किए जाते हैं वो अल्पकालिक साक्षात्कार कहलाते हैं। जो लंबी अवधि के लिए आयोजित किए जाते हैं वो दीर्घकालिक साक्षात्कार कहलाते हैं। चौथा आधार इसमें साक्षात्कार का वो संरचना के आधार पे है। संरचना के आधार पर संरचित या असंरचित साक्षात्कार है वो कहलाता है और अर्ध संरचित साक्षात्कार भी इसका प्रकार होता है। संरचित साक्षात्कार जिसमें विषय से संबंधित प्रश्न पहले से बना लिए जाते हैं वह साक्षात्कार संरचित साक्षात्कार कहलाता है। प्रश्नों की ये सूची अनुसूची कहलाती है जिसमें प्रश्नों के क्रम, भाषा, अवधि आदि का निर्धारण होता है। इसे नियोजित, औपचारिक, निर्देशित साक्षात्कार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। असंरचित साक्षात्कार वह होता है जिसमें विषय से संबंधित प्रश्नों का निर्माण तो नहीं किया जाता बल्कि उसी साक्षात्कार के दौरान प्रश्न हैं वो बनाए जाते हैं और एक निर्देशिका जिससे कि इंटरव्यू गाइड या साक्षात्कार पत्र प्रदर्शिका कहलाती है उसे प्रयोग किया जाता है जिसमें मुख्य विषय वस्तु शामिल होती है लेकिन प्रश्न है वो उसी वक्त बनाए जाते हैं सूचनादाता के सामने ही। यह असंरचित साक्षात्कार कहलाता है। अनिर्देशित भी इसको हम साक्षात्कार कहते हैं। तीसरा इसमें अर्ध संरचित जिसमें संरचित और असंरचित दोनों कुछ तो प्रश्न बना लिए जाते हैं और कुछ मुख्य बिंदु शामिल होते हैं, प्रश्न उसी दौरान बनाए जाते हैं। ये अर्ध संरचित साक्षात्कार कहलाता है। पांचवा आधार इसमें आवृत्ति के आधार पर बताया गया कि आवृत्ति के आधार पर ये कहा गया कि इसमें दो प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, प्रथम या अंतिम साक्षात्कार, दूसरा पुनरावर्ती साक्षात्कार। प्रथम या अंतिम साक्षात्कार वह साक्षात्कार होते हैं जिसे में पहले या अंतिम बार ही इसका प्रयोग किया जाता है और समस्या की जानकारी प्राप्त की जाती है, दोबारा साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाता।
पुनरावर्ती साक्षात्कार उसे कहते हैं जिसके संबंध में कई बार साक्षात्कार आयोजित करने की आवश्यकता होती है। ये पुनरावर्ती साक्षात्कार कहलाते हैं क्योंकि सामाजिक जो घटना है उसमें होने वाला परिवर्तन और विकास की अवस्था के बारे में जानना होता है, तो उसमें ऐसे साक्षात्कारों का आयोजन करना आवश्यक हो जाता है। तो विभिन्न अवधियों में जो औद्योगिकरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने की हमें जानकारी लेनी हो तो इस प्रकार के साक्षात्कार समय समय पर आयोजित किए जाते हैं जो परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकें। संपर्क के आधार पर ये कहा गया कि साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। जिसमें सूचनादाता आमने सामने का संपर्क होता है प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहलाते हैं, और जिसमें सूचनादाता के साथ में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, टेलीफोन या पर्दा लगा करके उसमें साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, तो वो अप्रत्यक्ष साक्षात्कार कहलाते हैं। और सातवां प्रकार इसमें केंद्रीय साक्षात्कार है वो कहा जाता है। केंद्रीय साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें घटना का किसी विशेष अवस्था या परिस्थिति के प्रभाव पर साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, केंद्रीय साक्षात्कार कहलाता है। इसका प्रयोग मर्टन ने 1946 में मीडिया के विभिन्न साधन, रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों में व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया था, जिसके अंतर्गत रेडियो के किसी कार्यक्रम को सुनने के बाद में उसके प्रभाव जानने के लिए ये कहा गया कि श्रोताओं का साक्षात्कार लिया गया। इसकी विशेषताएं क्या होती है? विषय से संबंधित व्यक्तियों का साक्षात्कार है। साक्षात्कार प्रदर्शिका या गाइड का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट परिस्थिति और अनुभव, मनोवृत्ति और मनोभाव को जानने से संबंधित होता है। साक्षात्कारकर्ता द्वारा पक्षपात की संभावना नहीं होती है। घटना का पूर्ण विश्लेषण करके प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है। तो इस प्रकार का साक्षात्कार है वो केंद्रीय साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। ये साक्षात्कार